नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे एमसीक्यू की एक चर्चा में। तो भाई आज है 4 दिसंबर 2025 और आज के समाचार पत्रों, आज के द हिंदू पे आधारित कुछ एमसीक्यूज, कुछ एक सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। भाई जो हमारा मैंडेट होता है कि 10 मिनट के आसपास में हम इसे खत्म करें। 5 सवाल, 7 सवाल, 8 सवाल, जितने भी सवाल हो पाए उतने हम इसमें करें। चलिए आज के हमारी इस चर्चा को, हमारे एमसीक्यू के डिस्कशन को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले याद रखिए कि अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, लेने के इच्छुक हैं, तो इस समय अतुल जैन कोड आप लगाएं और आपको हमारे सभी सब्सक्रिप्शन पे सीधा 20% ऑफ प्राप्त हो जाएगा। जितने भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन आपके पास उपलब्ध हैं आप ले सकते हैं, सब पर आपको 20% ऑफ मिल जाएगा अगर आप अतुल जैन कोड लगाएं। देश के सबसे बेहतरीन टीचर्स आपको यहां मिलेंगे, पूरा प्रीलिम्स, पूरा मेंस, पूरा इंटरव्यू, पूरा सीसैट, आपको प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, ये सारी सुविधाएं आपको यहां मिलेंगी। तो आज ही जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार, एक सटीक आकार प्रदान करें। ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए, इसमें आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए साहब, तो सबसे पहले हम आज के हमारे जो चर्चा है उसको शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल क्या है? इंटरनेशनल आइडिया काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका अध्यक्ष हर वर्ष सदस्य देशों द्वारा चुना जाता है और 2026 के लिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो क्या है, जितने भी देशों में लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं, वहां पर क्या है, उन देशों के जो चुनाव कराने वाले संगठन हैं उन्होंने एक लोकतांत्रिक विचार विमर्श के लिए, इसमें क्या है, सभी निर्वाचन आयोगों का ये एक समूह है। इसमें क्या होता है कि भाई ये सभी निर्वाचन आयोग जो है आपस में मिलते हैं, चर्चा करते हैं, आइडिएशन करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, लोकतंत्र के लिए क्या बेहतर प्रैक्टिस हो सकती है इस पर डिस्कशन करते हैं। तो ये पहला बात बिल्कुल सही है, हर साल एक आदमी को अध्यक्ष चुना जाता है इसका। और दूसरी बात भी बिल्कुल सही है कि जो आने वाला साल है 2026, इसके लिए अध्यक्ष के पद पर भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनको चुना गया है। तो भाई ज्ञानेश कुमार का 1 साल का कार्यकाल रहेगा, उन्होंने ऑलरेडी स्वीडन जाके इसका चार्ज ले लिया है। तो भाई अब से इसके अध्यक्ष जो है वो ज्ञानेश कुमार हो गए हैं। तो पहला और दूसरा दोनों सही हैं, तो आपका उत्तर जो है इसका सी हो गया। 1 और 2 दोनों इसका सही जवाब हो गया। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा? इंटरनेशनल आइडिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इस संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है? ऐसा कौन सा काम है इनमें से जो ये संस्था नहीं करती है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती है? पहला है लोकतंत्र सुदृढ़ करने के लिए नीति अनुसंधान, कि आपको अगर डेमोक्रेसी को मजबूत करना है तो उसके लिए आप पॉलिसी बनाएं, उसके लिए आप नीति बनाएं। यह काम तो करेगी ही भाई, जैसा मैंने आपको बताया चुनावों की प्रक्रिया जो है वो लोकतंत्र का आधार है, तो इसके लिए यह काम तो वो करती ही है। चुनावी प्रक्रियाओं में तकनीकी सहयोग, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्शन से जुड़ा जो काम है उसमें कोई टेक्निकल सहयोग अगर चाहिए, भाई भारत कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है जो किसी दूसरे देश को चाहिए, तो उसमें एक दूसरे का सहयोग तो करेगी ही करेगी। सदस्य देशों में सैन्य गठबंधन का समन्वय, यह निर्वाचन और लोकतंत्र से जुड़ी बॉडी है, इसका सैन्य गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। तो सी इसका सही जवाब हो गया। चुनाव प्रबंधन में क्षमता निर्माण, यह बात भी सही है। तो इसका सही उत्तर जो हो गया वो सी हो गया कि यह सी जो है सैन्य गठबंधन का समन्वय, यह इसका काम नहीं है, यह इसके कार्य क्षेत्र के पूरी तरह से बाहर है। चलिए आगे चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भारत के 61 नागरिकों के मामले में निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक बार इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये सभी नागरिक रूस ने आधिकारिक रूप से भर्ती किए थे। क्या रूस की सेना में ऑफिशियली इन लोगों को सैनिक के तौर पे जो है शामिल किया गया? इसका जवाब है नहीं। ऑफिशियली रूस ने हमारे यहां सेना में कोई भर्ती नहीं करी। जो भी सेना में भर्ती करी गई वो अनौपचारिक तरीके से ही करी गई। ये छात्र या फिर कार्य वीजा पर रूस गए थे, ये बात सही है कि ये 61 लोग कौन थे जो गए थे वहां पर, या तो स्टूडेंट बन के या फिर काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, नौकरियां करने के लिए। और वहां पर इनको क्या बोला गया कि आपको रूस की सेना में भर्ती होकर यूक्रेन से युद्ध करना पड़ेगा। तो ये इनकी शिकायत है। भारत सरकार ने उन्हें युद्ध में भाग लेने की अनुमति दी थी? ऑब्वियसली नहीं दी थी। भारत सरकार ऐसे सैनिकों की खरीद फरोख्त नहीं करती है कि हमारे नागरिकों को ले जाओ और सेना में भर्ती कर लो। उन्हें यूक्रेन द्वारा गिरफ्तार किया गया, यह भी गलत है, ऐसा नहीं हुआ। तो ये आपके ए, सी और डी गलत हैं, बी इसमें सही जवाब है। ये स्टूडेंट या वर्क वीजा पर आपके रशिया गए थे और उसके बाद इनको ट्रिक करके, धोखे से, इनकी जानकारी के बिना सेना में भर्ती कर लिया गया। चलिए आगे चलते हैं। यूपीएससी द्वारा दृष्टिबाधित यानी कि जो नेत्रहीन लोग होते हैं
उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश में निम्नलिखित में से क्या शामिल हैं। तो जो लोग दृष्टिबाधित हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि यूपीएससी जितने भी एग्जाम कराता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या फिर कोई और भी एग्जाम हो, इसके लिए क्या क्या होगा, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर की अनिवार्यता आपकी मैंडेटरी करी जाएगी। बिल्कुल सही बात है कि अगर उनको कंप्यूटर स्क्रीन पर पेपर दिख रहा है और वो देख तो सकते नहीं, तो उनको एक रीडर सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाएगा जिसके माध्यम से वो इसको सुन पाएं। तो पहला कथन सही है। पहला सही होते ही कुछ एलिमिनेट हुआ क्या? नहीं, कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ। परीक्षा से 7 दिन पहले तक लेखक बदलने की अनुमति, यह बात सही है कि एग्जाम के स्क्राइब जो होता है, जैसे नेत्रहीन लोग जो होते हैं, दृष्टिबाधित लोग जो होते हैं, उनको एक स्क्राइब की सुविधा मिलती है। एक व्यक्ति उनकी जगह प्रश्न का उत्तर लिख सकता है। अब एग्जाम के 7 दिन पहले तक आप इसको बदल सकते हो। दूसरा कथन भी सही है। दूसरा सही होते ही कुछ एलिमिनेट हुआ क्या? ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो तीसरा भी हमको देखना ही पड़ेगा। लेखक बदलने के अनुरोध पर 3 दिनों में निर्णय, यह बात भी सही है। कई बार क्या होता था, स्क्राइब बदलने का अनुरोध किया जाता था, वो लंबे समय तक पेंडिंग रह जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 दिन के अंदर आप तय करोगे कि यह स्क्राइब बदला जा सकता है या फिर नहीं। तो तीनों सही हैं। डी इसका सही जवाब हो गया। 1, 2 और 3 तीनों इसमें सही उत्तर हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत से भागे आर्थिक अपराधियों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ये कल और आज दोनों दिनों के हिंदू में एक रिपोर्ट आई है इस पर। तो इसमें 9 दोषी लोग ऐसे हैं जिन पर कुल 58,000 करोड़ का बकाया है। डेटा है एकदम सीधा सीधा, ये बात सही है। इनमें से 19,000 करोड़ की रिकवरी हो चुकी है। तो भारत सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग ऐसे फ्यूजिटिव हैं, जो ऑफेंडर्स हैं, भाग गए हैं, ऐसा नहीं है कि उनसे रिकवरी हो नहीं रही है। करीब 19,000 करोड़ की रिकवरी हो गई है। दूसरा भी सही है। केवल माल्या पर, अच्छा 1 और 2 सही होते नहीं, अभी भी तीसरा देखना पड़ेगा। केवल माल्या पर 27,000 करोड़ से अधिक का बकाया था, यह बात भी सही है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई थी कल के हिंदू में भी, आज के हिंदू में भी, आप पढ़ सकते हैं। 1, 2 और 3 तीनों इसमें सही हैं। डी इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईएसआई संशोधन बिल से जुड़ा विवाद किस व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति से मेल खाता है? आईएसआई क्या है? आईएसआई एक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, कोलकाता में है। बहुत ही सांख्यिकी के क्षेत्र में दुनिया के सबसे जाने माने संस्थानों में से एक माना जाता है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस। तो सरकार जो है आईएसआई को बनाने वाला जो बिल है उसमें संशोधन कर रही है और उसके खिलाफ वहां के स्टूडेंट्स और वहां के प्रोफेसर्स विरोध कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि जो हमारी एकेडमिक फ्रीडम है, जो हमारी अकादमिक स्वायत्तता है, उसको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। सरकार अपना नियंत्रण बढ़ा रही है। यह सरकार पे बहुत समय से आरोप लगता आ रहा है कि जो हायर इंस्टीट्यूट्स ऑफ लर्निंग हैं उन पे सरकार ज्यादा नियंत्रण रखना चाहती है और उनकी जो एकेडमिक फ्रीडम है उसको कम करने की कोशिश कर रही है। तो आइए देख लेते हैं एकेडमिक संस्थानों की स्वायत्तता पर सरकारी प्रभाव। मेरे ख्याल से तो यही सही है, लेकिन बाकी पढ़ लेते हैं। निजी विश्वविद्यालयों के बढ़ते निवेश, इसका कोई संबंध नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव, इसका भी कोई संबंध नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली का सुधार, इसका भी कोई संबंध नहीं है। तो आपका ए ही जो है वो इसमें सही जवाब हो गया। चलिए आगे चलते हैं। एयरबस 320 परिवार के लिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपग्रेड का कारण क्या था? अभी हाल ही में एयरबस, ये जो आपके 320 हैं, ये भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित, सबसे ज्यादा चलने वाले एरोप्लेन हैं। आप आमतौर पे हिंदुस्तान में जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स आप लेते हैं वो जनरली एयरबस A320 होती हैं। तो अभी इन सब में सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया गया है, जिसका कारण था कि पिछले वाले में कुछ सिक्योरिटी गैप्स थे। देख लेते हैं। ईंधन दक्षता बढ़ाना नहीं, सुरक्षा संबंधित सुधार, ये सही है। निजीकरण का कोई मतलब नहीं है। सैन्य उपयोग का तो सवाल ही नहीं उठता, ये एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। तो सुरक्षा संबंधित कुछ शिकायतें थी, सुरक्षा से संबंधित कुछ चुनौतियां थी, जिनका सुधार करने के लिए इनमें सॉफ्टवेयर का अपग्रेड जो है हाल ही में किया गया। काफी न्यूज में था क्योंकि कुछ एक विमान जो है उनको रद्द करना पड़ा था, कुछ एक फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा था, ताकि ये जो अपग्रेड है इसको इनकॉर्पोरेट किया जा सके। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। ये आज के सवाल थे हमारे। मैं एक बार फिर आपके सामने दोहरा दूं कि अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, देखिए परीक्षा में आप अपने हर दिन को एक सही तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग करें, ये जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा, अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ेंगे तो आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, एक बहुत ही संयत तरीके से होती है। अतुल जैन कोड आपको इसके लिए लगाना है। आपको अतुल जैन कोड लगाना है। 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा हमारे सभी यूपीएससी सब्सक्रिप्शंस पर। देश के सबसे बेहतरीन अध्यापक आपको यहां मिलेंगे। पूरा प्रीलिम्स, पूरा मेंस, पूरा इंटरव्यू, पूरा सीसैट और साथ के साथ प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज आपको यहां मिलेगी। तो आप भले ही एग्जाम 2026 में देने वाले हों, 27 में देने वाले हों या 28 में देने वाले हों या फिर उसके भी बाद देने वाले हों,
अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो है वो आपकी सारी समस्याओं, आपकी तैयारी से जुड़ी सारी चिंताओं का इकलौता हल है। तो आज ही अतुल जैन कोड लगाइए और इस सब्सक्रिप्शन को प्राप्त करके अपनी तैयारी को एक सही सटीक आकार जो है वो देना शुरू कर दीजिए। चलिए, तो आज की इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।